रवि को नशे की बुरी लत लगी होती है। एक दिन अरे माँ, मेरा एक साइड का शरीर काम नहीं कर रहा है। मैं आज खेतों में कैसे जाऊंगा? अरे बेटा, ऐसा ना बोल। तेरे पापा के जाने के बाद से तू ही घर चलाने का सहारा है। मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। देखिए बहन जी, रोहन के शरीर के एक साइड में लकवा है। अब वो कभी ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा। घर में मंहूसियत का माहौल हो जाता है। लीजिए माँ जी, रोटी खा लीजिए। अरे बेटा, मुझे तो भविष्य की चिंता हो रही है। मेरा एक ही बेटा है और वो भी माँ जी, आप चिंता न करें। जब तक ये बीमार है मैं खेत जाकर काम कर लिया करूँगी। वैसे भी नशे के कारण इनका शरीर काफी कमजोर हो गया है। अगले दिन सीमा खेत में जाकर काम कर शाम को घर लौटती है। ये ले बेटा, पानी पी ले। कैसा रहा काम का पहला दिन? माँ जी, काम तो ठीक है, लेकिन मैं अगर ट्रैक्टर चलाना सीख लूँ ना तो काम और भी आसान हो जाएगा। अरे बेटा, दुनिया क्या कहेगी कि औरत होकर ट्रैक्टर चला रही है। माँ जी, या तो हम दुनिया देख ले या अपना घर, कोई बात नहीं। जब ये ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। बहू, तेरे मामा जी आए हैं, तूने बुलाया था ना? हाँ माँ जी, वो मामा जी ना आज से मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखा। सीमा मामाजी से ट्रैक्टर चलाना सीखती है। वो मन लगाकर खेतों में काम करती है। और एक दिन माँ जी, पता है इस बार पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन हमारे खेतों में हुआ है। इस साल तो खूब पैसे आएंगे। हाँ। सास खुश नहीं होती है। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी सीमा उसे रोक लेती है। क्या हुआ माँ जी, आपको खुशी नहीं हुई? बेटा, आज डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि रोहन के ठीक होने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सीमा शांत हो जाती है। अगले दिन सास सीमा के पास आती है। बेटा, ये मेरे गहने हैं। इसे अपने गहनों के साथ जोड़कर सुनार को दे आ। जितने पैसे हो ले आ। डॉक्टर को आज ही देने हैं। सीमा अपने गहने और सास के गहनों को लेकर दुकान में बेचकर पैसे लेकर घर आ जाती है। माँ जी, सिर्फ 3 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया है। बाकी के पैसे कैसे आएंगे? बेटा, अब तो एक ही चारा है, हमें जमीन भी बेचनी पड़ेगी। माँ, खेत बेच देंगे तो खाएंगे क्या? अरे बेटा, कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। रोहन ठीक हो जाए तो वो मेहनत करके इससे भी बड़ी जमीन ले लेगा। सास बहू मिलकर खेत भी बेच देते हैं। अब पूरे पैसे लेकर सास डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, ये लीजिए सारे पैसे। बस किसी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपका बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन 6 महीने का समय लगेगा। सास बहू सोच में पड़ जाते हैं कि अब तो कोई जारिया भी नहीं रहा। जहाँ से आधी फसल गल गई थी। खेती किसानी की यही समस्या है। बारिश कम हो तो दिक्कत और ज्यादा हो जाए तो दिक्कत। भगवान जाने क्या होगा आगे। मोना की शादी भी तो करनी है और जब पैसे ही नहीं जुड़ेंगे तो फिर कैसे होगा सब। भरोसा रखो गंगा, सब ठीक हो जाएगा। अपने परिवार को परेशान देख राधिका भी दुखी हो गई। वो अब अपने परिवार की मदद करने के बारे में सोचने लगी। और फिर पापा, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बेटा, बोलना, क्या बात है? मोना की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही है बेटी? बताइए ना पहले। कम से कम 5 लाख तो होने ही चाहिए। 3 के आसपास तो जमा है बैंक में, लेकिन 2 लाख का इंतजाम कैसे होगा पता नहीं। मेरे पास एक उपाय है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। हाँ हाँ, बोलो ना राधिका। देखिए, आजकल ना ये शहर वालों को फार्म हाउस वेडिंग और फार्म हाउस पार्टी का बड़ा चस्का है। हमारा खेत हाईवे से लगा हुआ है, दिल्ली भी दूर नहीं है। तो बस हमें हाईवे से खेत तक का रास्ता ठीक करना है, लकड़ी से खेत की बाउंड्री करनी है और कुछ चारपाइयां और सजावट का काम करना है और एक अच्छा सा नाम सोचकर एक बोर्ड लगाना है। बेटा, मुझे तेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। इस सबके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो 3 लाख रुपए हमारे काम आएंगे और अगर धंधा चल निकला तो मोना की शादी हम धूमधाम से करेंगे।
मुझे भी ये आइडिया बढ़िया लग रहा है। अगले ही दिन से पूरा परिवार राधिका के कहने पर काम में जुट गया। हाईवे से लेकर खेत तक बढ़िया टाइलें लगा दी गई, लकड़ियों से खेत की 4 दीवारी कर दी गई और फिर खेत अच्छे से साफ कर उसमें घास उगाकर जगह जगह सुंदर चारपाइयां लगा दी गई। फिर खेत के बीचों बीच एक सुंदर और बड़ी सी खुली झोपड़ी बनाई गई। पूरे परिवार ने जमकर मेहनत की। फिर अगले ही दिन, हेलो, मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये रिजॉर्ट पहली बार देखा। क्या परसों शाम के लिए स्पेस अवेलेबल है? हाँ जी बिल्कुल। क्या फंक्शन है? मेरे बेटे का बर्थडे है। केटरिंग मैं खुद देख लूंगा, बस मुझे ये जगह अच्छी लगी। मेरा बजट 20,000 का है। बोलिए, आपको चलेगा? जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये लीजिए 10,000 रुपए एडवांस। राधिका का प्लान काम कर रहा था। 2 दिन बाद राहुल ने अपने बच्चे का बर्थडे खूब अच्छे से मनाया। राधिका और उसके परिवार ने पूरे खेत को गुब्बारों और रोशनी से सजाया था। ऐसे ही धीरे धीरे लोगों को गंगा के रिजॉर्ट के बारे में पता चलता गया और लोग आते गए। अब तो राधिका और उसके परिवार को काम से फुर्सत नहीं थी। फिर ठीक 2 साल बाद, भैया खाना जल्दी लगाओ, बारात आने वाली है। जी मैडम, अभी लगाता हूँ। ओहो, मोना तैयार हुई कि नहीं? मोना, मोना आ जाओ भाई। देख रही है राधिका अपनी ननद को? हाँ माँ, परी से कम नहीं लग रही है। सब आपकी वजह से है भाभी, मेरी नहीं हमारी वजह से। और सुनो, अपने पहले बच्चे के पहले बर्थडे के लिए अभी से बुकिंग कर लो इस रिजॉर्ट की। क्या पता तब ये स्पेस खाली हो या ना हो। विदाई के वक्त सिमरन अपने पिता से लिपट कर खूब रोती है। बाबा, बाबा मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अब मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। बेटी, जब भी तेरा मन करे तो आ जाना। ये घर हमेशा तेरा ही रहेगा। जा बेटी, अब अपनी माँ से भी मिल ले। माँ, मुझे आपने जो भी प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। अब ज्यादा ड्रामे मत दिखाओ और अब जा यहाँ से। ये कहकर रमोला उसे धक्का देती है कि तभी उसका पति नैतिक उसे संभाल लेता है। क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? वो लहंगा पैर में अटक गया था, बस इसी वजह से। फिर सिमरन अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ माँ को धक्का देते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। फिर सिमरन ब्याह कर घर आ जाती है। उसकी सास ने उसके स्वागत में गुलाब के फूल बिछाए होते हैं। साथ ही वो बड़े प्यार से उनकी आरती उतारती है और गिफ्ट में उसे सोने का हार देती है। ये ले मेरी प्यारी बहू, तेरा सगुन। बहू, अब से ये घर तेरा है और हम सब भी। तुझे कुछ भी चाहिए होगा या किसी काम में मदद चाहिए हो तो हमें कहना। अच्छा, अब तुम दोनों थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी की रस्में फिर करेंगे। शुक्रिया माँ जी। सिमरन नैतिक के साथ कमरे में चली जाती है और आराम करती है। फिर दिन के 1 बजे उसकी नींद खुलती है। ओ गॉड,